बात टाइटैनिक से शुरू हुई थी। रियान को मूवी बस ठीक ही लगी थी, इसलिए कि इसको इस तरह गहराई में जाकर डिस्कस करने से इसे काफ़ी बोरियत महसूस हो रही थी। ड्रामा क्लास से यूं भी उसे नफरत थी। जो वाहिद वजह इस क्लास को अटेंड करना थी वो वहाँ की पुरफुसू आब हवा में नींद का अच्छा आना था। वो इसलिए ये क्लास लेता था, वरना वो कभी ये क्लास ना लेता। इसके बरक्स क्लास की तमाम लड़कियां, बिलखसूस मैरीन और एंजेलिना भी बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। जो वाहिद लड़का गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा था वो एंड्रयू था। हैदर, लगता है तुम्हें मूवी ने इतना मुतासिर नहीं किया जितना करना चाहिए था। इसकी हमेशा बोलती और लाजवाब कर देने वाली जबान को खामोश देकर मिसेस कैमरून ने पूछा। नो मैम, वो धड़ल्ले से बोला, क्योंकि मैं लड़कियों और बाज लड़कों की तरह इमोशनल सिकनेस का शिकार नहीं होता। इसका इशारा एंड्रयू की जानिब था, खामखा अपनी नॉलेज झाड़ने की कोशिश, जो कि खामखा अपनी नॉलेज झाड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक कह रहे हैं ये मैम, हैदर सिर्फ मेंटल सिकनेस का शिकार होता है, एंड्रयू ने कहा। तो सारी क्लास सवाए इसके दोस्तों के हंस पड़ी। जब कोई क्लास वालों खूबसूरत हो, अमीर हो, ज़हीन और हाजिर जवाब हो और सबसे बढ़कर टीचर्स का फेवरेट हो तो दीगर तलबा का इससे जेलिस होना फितरी अमल है, इसलिए सारे इससे जेलिस हो रहे थे। रियान ने जवाब नहीं दिया, वो महज मुस्कुरा दिया। अलबत्ता अंदर ही अंदर इसका खून खोल रहा था। मैरीन चूंकि इसकी दोस्त थी इसलिए कुछ सख्त कहने के लिए मुंह खोला, मगर रियान ने नामहसूस अंदाज में इसके हाथ की पुश्त को दबाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया कि तुम दिल में ये कह रहा था कि तुम अभी खामोश रहो, मैं खुद इससे बदला ले लूंगा। और वो बदला लेने का तो शुरू से आदी था। टाइटैनिक से होते हुए बात कहीं और रेसलिंग तक चली गई। रियान ने ये मूवी भी देख रखी थी, मगर वो एंड्रयू की तरह नाले झाड़ने के बजाय खामोश बैठा था। एंड्रयू इस फिल्म से काफी मुतासिर नजर आ रहा था। 90 के दहाई के वक्त में रिलीज होने वाली इस फिल्म की कहानी दो बूढ़े दोस्तों के दरमियान घूमती थी। एंड्रयू फ्रैंक के किरदार को बड़ी दिलजमी से बयान कर रहा था। वो फ्रैंक के दोस्त के किरदार को परफॉर्म करने के लिए एक्टर का नाम भी गलत बता रहा था। वो इसको रॉबर्ट वेलमर कह रहा था, जबकि वो रॉबर्ट डोवाल था। क्लास में शायद किसी ने वो मूवी नहीं देखी थी, वरना कोई इसकी तस्दीक कर देता। रियान के पास मौका था कि वो अपनी बेइज्जती का बदला चुका सके, मगर वो ठंडा करके खाने का आदी था, इसलिए अभी खामोश रहा कि बाद में बदला ले लूंगा। मेरा ख्याल है मैम, जिस तरीके से एंड्रयू इस किरदार की वजाहत कर रहे हैं, लगता है इसने बहुत गौर से मूवी देखी और इस किरदार को ठीक से समझा भी है। क्यों ना हम इसको एक्ट करें। जब एंड्रयू बोल चुका तो इसने तहशी अंदाज में कहा, यूं अगले संडे के लिए वो फिल्म प्ले की सूरत में ढालकर ऑडिटोरियम में एक्ट करने का फैसला हो गया। एंड्रयू काफी खुश दिखाई दे रहा था। जबकि फ्रैंक के किरदार को परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स का नाम ज़ेरे बहस आया तो रियान ने फौरन एंड्रयू के हक में वोट दे दिया। मैं एंड्रयू के तरीके से काफी मुतासिर हुआ। मेरा ख्याल है कि ये किरदार इसी को मिलना चाहिए। वो किरदार एंड्रयू को ही मिल गया। बायोलॉजी क्लास की तरफ जाते हुए मैरीन ने रियान को मुखातिब करके कहा, मेरा ख्याल था तुम इस पर गौसे हो, मगर तुमने एक लीडिंग कैरेक्टर इसको देने का फैसला क्यों किया? इस गद्दे को ये भी मालूम नहीं कि ये फिल्म एक थकी हुई फ्लॉप 3 फिल्म है। आज इसने मेरा मजाक उड़ाया, नेक्स्ट संडे मैं देखूंगा जब पूरा स्कूल इसका मजाक उड़ाएगा। मैं खुद से ज्यादती करने वालों को छोड़ता नहीं हूँ, ये तुम भी याद रखना। मैरीन ने हैरत से इसे देखा। तुम्हें कैसे और क्यों यकीन है कि पूरा स्कूल इसका मजाक उड़ाएगा? मुझे पता है कि वो रिचर्ड हैरिस को कॉपी करेगा, और रिचर्ड हैरिस ने इस फिल्म में अपनी जिंदगी की बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगर वो बदतरीन परफॉर्मेंस को कॉपी करेगा तो इसकी परफॉर्मेंस भी एक दर्जा बदतरीन और मजीद खराब हो जाएगी। रियान फातिहाना मुस्कुराहट से कह रहा था। रियान हैदर ने इसे फंसाया है, इसकी बेइज्जती करवाई है। महज अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए। इस बात का अंदाजा एंड्रयू को प्ले खत्म होने के बाद हुआ था। इसने रियान के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट और आंखों में तमस्कुर की चमक देखी थी, और उसने अहद किया था कि वो बदला जरूर लेगा। और इस दिन रियान ने अपना पहला दुश्मन बनाया था। वो नहीं जानता था कि वो दुश्मन अनकरीब इस पर खुशकिस्मती के दरवाजे खोलने वाला है। वो दोनों कहीं नहीं गया। फजलू रुखसत होकर इनके घर आ गया, क्योंकि साबरा की शादी उस फजलू से हो गई। रहीम बख्श के बाद वो दूसरा था जिससे अलमास को डर लगता था। इसकी काली आंखें इंतहाई खौफनाक और स्याह होंठ बेहद मोटे थे। वो खुद भी काफी भारी भरकम और डेल डोल वाला था। आए दिन इनके सहन में मेहमान आए बैठे होते थे। वो भी इसी की तरह के अजीब गरीब और डरावने होते थे। अजीब जिनाती और बेहंगम ऊंचे ऊंचे कह के लगाते, मर्दी से जहर लगते थे। शाम के बाद मेहमान सहन में होते तो वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी। साबरा को भी अजीब चुप लग गई थी। वो अब पहले से दुगनी मेहनत करती और आधी उजरत फजलू के हाथ पर रखकर बाकी छुपा देती थी। इसने सिर्फ अलमास को बताया था कि वो बावर्ची खाने में मर्तबान के अंदर पैसे रखते हैं, और ये कि वो रकम बुरे दिनों के लिए। अलमास को मालूम ना था कि बुरे दिन कौन से हैं और कब आएंगे। इसे तो तमाम दिन ही बुरे लगते थे। अपने घर के हालात से बचने के लिए या फिर नए अबू की चुपती हुई निगाह उनसे छुपने के लिए इसने एक दफा फिर स्कूल जाना शुरू कर देता। 13 साल की उम्र में वो 7वीं पास करके भी मुश्किल 8वीं चढ़ी थी। बस वो एक रिजल्ट कार्ड ही था जो इसे पढ़ा लिखा बताता था, वरना मजाल है जो अपने हुलिये से किसी को भी शक होने दे के वो 7वीं पास है। फजलू से शादी के 10वें माह साबरा एक मुर्दा बच्चे को जन्म देने के बाद बिस्तर से लग करेगी। अलमास ने अपनी बहन को देखा था, काली स्याह सूखी सड़ी हुई लागर कमजोर सी बच्ची, जो बच्ची का ढांचा ज्यादा लगती थी। अच्छा ही हुआ जो मर गई, वरना घर के अखराजात में से इसका हिस्सा निकालना मुश्किल ही होता। मगर वो अपने साथ साथ साबरा को भी मार गई। इस दिन के बाद ना तो कभी साबरा बिस्तर से उठकर बैठी, ना ही इसकी चारपाई के साथ रखी मेज पर मौजूद दवाइयों में कमी आई, बल्कि दिन ब दिन इसकी बीमारियां बढ़ती जा रही थी। ये अलमास थी जो घर का सारा काम करती, नाश्ता बनाती, झाड़ू देती, झाड़ू पोंछा
सोचा करती। फिर स्कूल चली जाती, वापस आती तो खाना बनाती, फिर शाम को ही रात का खाना बना लेती और इसके बाद अपने कमरे में बंद हो जाती। इसके कमरे में कोई घड़ी तो थी नहीं, मगर वो जानती थी कि सहन से जो कहकों की आवाज़ें आ रही है वो रात 2 बजे तक जारी रहेंगी। आजकल बल्कि पिछले चंद माह से वो मुसलसल जीत रहा था, अभी हारने का मौका नहीं आता, इसलिए घर का चूल्हा जल रहा था। फजलू का रवैया इसके साथ बुरा नहीं था, वो दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर फिर भी इसकी निगाहों से अलमास को बड़ी घिन आती थी, खौफ आता था। वो जितना वक्त घर में होता था वो इसके सामने ना आती थी, ना ही वो उसे पुकारता। शुरू में इसने एक अच्छा बाप बनने की कोशिश की, मगर अलमास ने उसे कोई लिफ्ट ना करे, वो इसको खुद ही पीछे हट गया। कभी कभी रात को लेटे हुए छत को घूरते हुए और सहन से आती चिंगाती हुई कहकों की आवाज सुनते हुए सोचती, अगर मैं किसी और बड़ी दौलतमंद घर में पैदा हो जाती तो मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते, पहनने को महंगे महंगे जेवर होते और मैं अच्छी कीमती खुशबुएं लगाती। वो तकिए में से तस्वीर निकाल कर देखती, क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी, इन्हीं मैं चले कपड़ों में टाट वाले स्कूल में पढ़ते हुए इन्हीं गलियों में जिंदगी गुजार दूंगी? क्या मैं कभी रानिया और अन्या की तरह खूबसूरत, अमीर और खुश लिबास नहीं पहनूंगी? और जब इन सवालों का जवाब इसके प्लस्तर से उखड़ी दीवारों से ना मिलता तो वो तस्वीर तकिए के खिलाफ में रखकर अपना सर तकिए पर फेंक देती और सहन से आती और उठती आवाजों के बावजूद इसे नींद आ जाती। शायद इसे लग रहा था जब फजलू फाकी पिछले चंद दिनों से परेशान था, इसको अम्मा और फजलू के कमरे से दोनों के झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में गालियां बक रहा था और अम्मा चीख रही थी। फिर अम्मा खामोश होगी। इसने फजलू को कमरे से तेजी से बाहर निकलते देखा। वो इसके करीब से गुजरते हुए एकदम रुक गया और बखौर इसका चेहरा देखकर बोला, शाम को तैयार है ना, तेरा निकाह है? वो इतना कहकर रुका नहीं बल्कि सीधा बाहर निकल गया। अलमास साकित सी होकर बेयकीन सी इस जगह को तक रही थी जहां वो चंद लम्हे पहले खड़ा था। फजलू की आवाज इसकी समातों से बार बार टकरा रही थी। तो क्या फजलू जो हार गया था और इसने मुझे बेच दिया? ऐसे यकीन नहीं आ रहा था। वो तेजी से अम्मा के कमरे की तरफ भागी। अम्मा ये क्या कह रहा था? वो साबरा के करीब जाकर खड़ी होगी। साबरा का चेहरा दाएं जानिब था, शायद वो बेटी का सामना नहीं करना चाह रही थी। अम्मा वो कह रहे शाम को मेरा निकाह। अम्मा कुछ कर, अम्मा मैं मर जाऊंगी, वो रोते हुए कह रही थी। साबरा ने कोई जवाब न दिया। अम्मा इसको मना कर, खुदा का वास्ता तुझे अम्मा, वो कहते कहते रुकी। साबरा क्यों कोई जवाब नहीं दे रही थी? वो क्यों खामोश लेटी थी? इसने डरते डरते माँ का चेहरा इधर किया तो इसके मुंह से चीख निकल गई, पहले बाप और अब माँ। इसकी माँ मर गई थी। अम्मा वो हज़ानी अंदाज में चीखते हुए इसके बेजान वजूद को झंझोड़ रही थी। साबरा की गर्दन एक तरफ को ढलक के और इसका जिस्म बर्फ के माने ठंडा और पत्थर की तरह सख्त और अकड़ा हो गया। अम्मा उठ जा अम्मा, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे रसूल का वास्ता, अम्मा वो मुझे भेज देगा। अम्मा खुदा के लिए उठ जा। वो ज़ारों को तार रो रही थी। इसे एक मोहम सी उम्मीद थी कि अम्मा शायद इसके झंझोड़ने और हिलाने पर उठ जाए, मगर वो ना उठे और ना जाने काफी देर वो इसकी तरह रोती बिलखती रही। इसे माँ के मौत के साथ साथ अपनी मौत का भी अफसोस था। वो खुद भी मरने जा रही थी। फजलू ने शाम को तैयार रहने का कहा था और शाम होने में अब कितनी घड़ियां बाकी थी। इसके जनाजे में अब कितनी घड़ियां बाकी थी जो रह गई थी। इसने आंसू पोंछते और आने वाले लम्हात का तस्वर करने लगी। इसका नया आबा इसके लिए कोई शहजादा गुलफाम तो तलाश करने से रहा जो दूल्हा वो उसके लिए ढूंढ चुका था। वो यकीनी तौर पर फजलू की तरह का ही कोई आवारा नशे और ज्वारी होगा और इस तरह के बड़े बड़े कह लगाने वाला एक भारी भरकम काला कलोटा ज्वारी। इसकी जिंदगी भी एक ज्वारी की बेवा बनकर अम्मा की तरह बिस्तर बीमार पर रहकर गुजरेगी। वो अजनबी निगाहों से दीवारों को देख रही थी। जिनका कोई नहीं होता इनका खुदा होता है। ये अल्फाज इसने पता नहीं कहाँ से सुने थे। इसे याद नहीं, मगर इसे इतना याद था कि इसने यही अल्फाज अपनी माँ के सामने दोहराए थे और इसकी माँ ने इसका यकीन नहीं किया था। बदले में इसकी माँ को क्या मिला? इसने नजर भरकर माँ के कमरे की जानिब देखा जहाँ इसकी गोरो कफन लाश रखी थी और बेसाख्ता इसने एक झरझरी लिया। वो अब कुछ और ही सोच रही थी। इसका हक इसको नहीं मिल रहा था, इसको अपना हक छीनना था। इसे जिंदगी से बहुत कुछ हासिल करना था। इसको याद है अम्मा कुछ पैसे बचाकर मर्तबान में रखती थी। इसने जल्दी से अलमारी खोली जिसमें वो मर्तबान रखा होता है। इसने मर्तबान में मौजूद रकम को गिनी। अम्मा कितने अरसे से इसके लिए रकम जोड़ रही थी। इसकी आंखों में आंसू आएंगे। वो तकरीबन 2000 ही थे। इसने आंसू पूछे। अब रोने का वक्त नहीं था। इसने जल्द से जल्द जहाँ से निकलना था अब्बा के आने से पहले तक। इसने मर्तबान वापस रखा और जल्दी से अंदर कमरे में जाकर अपने 4 जोड़े एक बड़े दुपट्टे में गठड़ी की सूरत में बांध दिए। फिर जकाजकी से एक ख्याल है। इसने तकिए के नीचे से वो पुतला से शापर निकाला जिसमें वो तस्वीर और काफी अरसे पहले रानिया का दिया गया कार्ड मौजूद था। इसने वो शापर भी कपड़ों के साथ रख दिया और तेजी से घर के दहलीज पार करके बाहर निकल आई और माँ का वजूद उधर ही पड़ा रह गया। बात